अब हम करेंगे आज डेबाय-हकल थ्योरी ऑफ आयन माइग्रेशन। अब हम बात करेंगे आयन माइग्रेशन की। आयन जब भी किसी सॉल्यूशन में डिस्पर्स होता है, मतलब डिसॉल्व होता है, तो उसके इर्द गिर्द एक इन्वायरमेंट होता है अपोजिट आयंस का। जैसे कि अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं आयंस का, ठीक है, किसी भी आयनिक इलेक्ट्रोलाइट को मैं डिसॉल्व करता हूं, उसका सॉल्यूशन बनाता हूं, और सपोज करो कि एक पॉजिटिव आयन यहां पर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, यहां पर एक पॉजिटिव आयन रेस्ट कर रहा है, तो इस आयन के सराउंडिंग में एक एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, अपोजिट आयंस का एक एटमॉस्फेयर होता है, उसको सराउंड किया हुआ होता है। ठीक है, अब जब हम लेट सपोज यहां प्लेटिनम की रॉड्स हम डिप कर दें और एक इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें से इसको एक वोल्टेज से इसको हम कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा ये कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड मिल जाएगा एनोड, एक मिल जाएगा कैथोड। ये बन गया हमारे पास एनोड और ये हमारे पास बन गया कैथोड। अब होगा क्या कि जो कैटायंस हैं वो कहां जाने की कोशिश करेंगे? कैथोड की तरफ। और जो एनाइंस हैं वो जाने की कोशिश करेंगे एनोड की तरफ। अभी हम सपोज कर रहे हैं पॉजिटिव कैटायन, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक एनवायरनमेंट में है, नेगेटिव आयन उसको घेरे हुए हैं, और अब वो मूव करना चाह रहा है। अब वो मूव करके कहां जाना चाह रहा है? अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के पास। तो ये काम होते वक्त कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ मरहले से गुजरना पड़ता है इस आयन को, तो जाकर ये कैथोड के पास जाएगा। जब ये कैथोड के पास जा रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो इसको दो मसले पेश आएंगे, दो चीजें ये होने से रोकेंगी। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ है, दो फैक्टर्स इस काम को होने के लिए एक रुकावट बन जाएंगे। ठीक है, जिनमें से ऐसा ये जो रुकावटें बनेंगे, यही डेबाय और हकल ने क्या किए थे? एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, ये फैक्टर्स, एक फैक्टर जिनमें से है हमारे पास एसिमेट्री इफेक्ट, और एक इफेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोफोरेटिक फैक्टर, कुछ भी कह लो। तो ये एसिमेट्री इफेक्ट हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, और इसकी हम इसका स्कोप पढ़ेंगे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो डेबाय और हकल इन दोनों ने क्या किया? ये एक्सप्लेन किया कि भाई इस आयन को, कोई भी आयन हो, जब वो मूव करेगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे की तरफ जाने के लिए, तो ये काम इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, बल्कि इसको होने के लिए जो सबसे पहली रुकावट बनेगी वो है एसिमेट्री इफेक्ट। वो क्या है? ये पॉजिटिव आयन जो है, जो कि नेगेटिव आयंस के इर्द गिर्द क्या हुआ है? फंसा हुआ है, सराउंडेड है। ये अपने इस पुराने एनवायरनमेंट को, इस एनवायरनमेंट, इस एटमॉस्फेयर को क्या करेगा? छोड़ना चाहेगा। और अब ये छोड़कर कहां जाना चाहेगा? आगे। अब ये आगे जाना चाह रहा है, ये एटमॉस्फेयर इसको पुल करेगा पीछे की तरफ। लेकिन जब ये इसको पुल कर रहा होगा पीछे की तरफ, और ये जब आगे की तरफ इस पुल के बावजूद आगे जा रहा होगा, तो क्या होगा? तो होगा ये देखो, और से देखो, यहां पर पहले ये था, अब ये मूव करके कहां जा चुका है? इस तरफ। इसके पुराने एनवायरनमेंट ने इसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन फिर हुआ क्या कि इस पुराने एनवायरनमेंट को छोड़ के उसके इस पुल के बावजूद कहां चला गया? ये आगे। जब ये आगे गया तो ये अपने इर्द गिर्द एक नया एटमॉस्फेयर बना लेता है, और जब वो नया एटमॉस्फेयर बन जाता है तो ये पुराना एटमॉस्फेयर का जो पुल होता है ये खत्म हो जाता है। पुराने एटमॉस्फेयर का जो पुल होता है वो क्या हो जाता है? खत्म, और उसके इर्द गिर्द एक नया एटमॉस्फेयर बन जाता है। अब ये जब मजीद आगे जाने की कोशिश करेगा तो वंस अगेन क्या होगा? ये इसको पुल करेंगे, पुराना एटमॉस्फेयर इसको पुल करेगा, और जब ये पुल कर रहा होगा तो ये इसको एक हिंड्रेंस महसूस होगी, इस कैटायन को आगे जाने के लिए एक रुकावट महसूस होगी। फिर ये क्या करेगा? उस रुकावट को खत्म करने के लिए एक नया एटमॉस्फेयर बना लेगा, और पुराना एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। तो ये ही करता रहेगा, ये अपना पुराना एटमॉस्फेयर खत्म करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, पुराना एटमॉस्फेयर खत्म करता रहेगा आगे, और नया एटमॉस्फेयर बनाता रहेगा।
ये उस वक्त तक होगा जब तक कि यहाँ पर ये डिपॉजिट नहीं हो जाता अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर ये डिपॉजिट नहीं हो जाता, ये अपनी मंजिल तक जब तक नहीं पहुंचेगा यही करता रहेगा। इस इफेक्ट को हम कहते हैं एसिमेट्री इफेक्ट, राइट। इस पर हम दोबारा आएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को समझ, एक और हिंड्रेंस भी मौजूद है और वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में हमारे पास आता है सॉल्वेंट यानी मैट्रिक्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो। अब लेट्स सपोज ये कैटायन है, वंस अगेन ये अब मूव करना चाह रहा है, एटमॉस्फेयर भूल जाओ, वो एसिमेट्री इफेक्ट था, उसको भूल जाओ। अब क्या है कि ये जो अपना कैटायन है ये मूव करके इस इलेक्ट्रोड की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन बीच में आपको क्या मिलते हैं? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। अब हो सकता है ये सॉल्वेंट वाटर हो सकता है ये सॉल्वेंट इथेनॉल हो सकता है ये सॉल्वेंट एसीटोन हो, हमें क्या पता, ठीक है। वाटर, इथेनॉल, एसीटोन, ये तीन सॉल्वेंट्स की मैंने एग्जांपल ली है। अब जब ये कैटायन जाना चाह रहा होगा इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान से अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अपने इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ, तो होगा क्या? अब अगर तो ये वाटर में है तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो कि हर सॉल्वेंट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपको बताती है कि सॉल्वेंट अपने अंदर जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करता है तो वो उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करता है तो कितनी पावर से, कितनी अच्छी एबिलिटी से वो उन दोनों आयंस को, नेगेटिव और पॉजिटिव को सेपरेट करता है, ठीक है। जिसका वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मेरे ख्याल से 80 से ऊपर है, 80 है, 80 से थोड़ा कम है, अराउंड 80 है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। वाटर ये काम बहुत अच्छा करता है। कौन सा काम? आयंस को सेपरेट करके रखना अपने दरमियान। तो जिस इथेनॉल, एसीटोन, इन सब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, बहुत कम, बहुत छोटे हैं, यानी कि वो ये काम अच्छा नहीं करते। कौन सा काम? आयंस को सेपरेट करके रखने वाला अमल, उनके दरमियान इंटरेक्शंस को कम से कम करना। तो अगर तो वाटर में है तो वाटर में इसकी मोबिलिटी क्या होगी? जरा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है उसका डायरेक्ट कांस्टेंट वो हाई है, तो वो इन पॉजिटिव की इंटरेक्शन उसके काउंटर आयन नेगेटिव से क्या कर रहा है? कम से कम करवा रहा है। इथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कम है, इसका मतलब कि मोबिलिटी सेम कैटायन की अगर हम इथेनॉल में रखते हैं तो उसकी मोबिलिटी जो है टुवर्ड्स कैथोड वो इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये वो पॉजिटिव और उसका काउंटर आयन नेगेटिव के दरमियान जो डायरेक्टिव फोर्सेस हैं वो उसको इतना अच्छा हिंडर नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा, ठीक है जी। तो ये थी कहानी हमारी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये बेस्ड होता है मीडियम पर। किस मीडियम पर है? में मौजूद है आपका कैटायन, राइट। ये थे दो हमारे पास पॉइंट्स। डेबाय-हकल थ्योरी की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की है, सिंप्लीफाइड। क्या? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस बराबर है किसके? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस के एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए प्लस बी, बी प्लस है माइनस है, मैं भूल गया हूं, मैं पता नहीं क्या है, मैं अभी बता देता हूं, कंफर्म कर देता हूं। बी इनफाइनाइट डाइल्यूशन मल्टीप्लाई बाय। अब अगर तुम लोगों को याद हो अंडर रूट कंसंट्रेशन का ग्राफ अगेंस्ट इक्विवेलेंस कंडक्टेंस मैंने बताया था जब मैं कोलरॉस लॉ को इंट्रोड्यूस कर रहा था, आई गेस लेक्चर 19 या 20 है। तो जब उसके अंदर मैंने ग्राफ बनाया था तो वो कुछ इस तरीके का बना था। वो ग्राफ जो था जो मैंने बनाया था अगेंस्ट अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और इक्विवेलेंस कंडक्टेंस, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनी थी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वो एक कर्व बना था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। इक्विवेलेंस कंडक्टेंस हमेशा कम होगी किसके? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोई भी कंसंट्रेशन, एनी कंसंट्रेशन आप पकड़ लो और उस पे आप देखो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंस कंडक्टेंस क्या आ रही है, वो हमेशा कम होगी किसके? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस के, जब उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट थी। इसका मतलब कि मैं अपने इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को मजीद डाइल्यूट कर रहा हूं, कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं, उसकी कंडक्टेंस कौन सी? इक्विवेलेंस कंडक्टेंस बढ़ रही है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? डेबाय-हकल की इन इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है।
अब जरा सोचो, नेगेटिव आयंस अगर एटमॉस्फेयर में कम होंगे तो वो पुल भी कम होगा, तो मोबिलिटी भी अच्छी होगी, राइट, तो कंडक्टेंस भी अच्छी होगी। तो जितना मैं डाइल्यूट करूंगा, जितना मैं सॉल्वेंट ऐड करता रहूंगा, डाइल्यूट करता रहूंगा, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, तो नेगेटिव आयंस जो एटमॉस्फेयर में बना रहे थे पॉजिटिव आयंस के, या अपोजिट भी कर सकते हो, नेगेटिव आयंस जो मूव करना चाह रहे हैं लेकिन पॉजिटिव आयंस उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, एसिमेट्री इफेक्ट ये कम होता रहेगा, राइट। तो एसिमेट्री इफेक्ट यहां पर बी है और जो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है वो यहां पर ए है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस इक्वेशन की, डेबाय-हकल की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी मौजूद है। बहरहाल तो ये थी कहानी हमारी किसकी, तो ये वाली स्टेटमेंट जरूर डेबाय-हकल की याद रखना कि इनफाइनाइट जितना मैं डाइल्यूट करता रहूंगा अपने सॉल्यूशन को, ये डेबाय-हकल थ्योरी की प्रेडिक्शन है। तो जितना मैं डाइल्यूट करता रहूंगा इक्विवेलेंस कंडक्टेंस मेरे इलेक्ट्रोलाइट की मजीद बढ़ती रहेगी, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। वजह मैं बता चुका, एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा, एक और शख्स है यहां पर ओनसागर, एक और साइंटिस्ट है। बाज़ औक़ात ये जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी है और इसकी जो प्रॉपर फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो उसको बाज़ औक़ात कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर डेबाय-हकल ओनसागर इक्वेशन या ओनसागर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी सेम चीज है। ओनसागर साहब इन दोनों के बाद इस इक्वेशन को मजीद उसने क्या किया था, बेहतर किया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी डेबाय-हकल थ्योरी की, इन बातों को ध्यान में रखना है। अब इन बातों को ध्यान में रखकर हम हित ऑफ एक्सप्लेनेशन और फिर फैराडेज लॉस पे भागेंगे, ठीक है।